अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सारे ग्राफ्स देखने हैं, सारी चीजें देखनी है, एक्सटेंसिव लर्निंग करनी है, प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलना है। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है तो इसके दो नाम है। इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं या पीपीएफ भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पीपीसी और पीपीएफ। अगर वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल दे यानी कि पीपीसी, वो भी एक ही चीज है। अगर वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल दे तो वो भी एक ही चीज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर वो तो पेपर में पीपीएफ लिख के आ गया था, हमें तो पता ही नहीं था पीपीएफ क्या होता है, तो इसलिए हमने कुछ लिखा ही नहीं। नहीं भाई, एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। इसको पीपीसी भी कहा जाता है और पीपीएफ भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर ये है क्या, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, इट शोज मैक्सिमम possible combination maximum possible combination of two goods that an economy, ठीक है, maximum possible combination of two goods that an economy can produce over a specific time period। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स की जो कि एक that economy can produce with the given level of technology and resources over a specific time period। ठीक है, गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस के साथ जो आप गुड्स एंड सर्विसेज, दो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस कर सकते हो, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है जी, तो ये मतलब होता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। और इसमें बेसिकली हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके इलस्ट्रेट करते हैं। अब आप बोलेंगे सर कौन से ऐसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है? नंबर 1 आ जाता है स्कार्सिटी, नंबर 2 आ जाता है आपका क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर 3 आपका आ सकता है इनएफिशिएंसी, अनअटेनेबिलिटी। ये सारा आपको कौन कौन शो करता है? सब कुछ आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको शो करेगा। अच्छा, ये दिखता कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनता है। नीचे चलते हैं। इसका ग्राफ बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है कि हम दो गुड ले लेते हैं। एक हमने ले लिया गुड ए, एक हमने ले लिया गुड बी। ठीक है, ये मैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ बना रहा हूँ। ये मैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। अब इधर देखें आप, यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए, ये मैंने बोला बी, फिर मैंने बोला सी, यहाँ मैंने बोला डी, एक कॉम्बिनेशन ई रख दी गई, एक कॉम्बिनेशन आपकी एफ रख दी गई। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये बी हो गया आपका, यहाँ पे आपका सी हो गया, ये डी है। अब ए पे कुछ इस तरह से होगा कि हम बोलेंगे कि सर हम सारे के सारे यूनिट्स जो है ना वो ए के प्रोड्यूस कर रहे हैं, बी का हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब इधर ऐसे है कि हम जो है ना अज्यूम ये कर रहे हैं, कुछ अजम्पशंस के साथ लेके चल रहे हैं। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि यार हमारे पास इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम या तो गुड ए बना सकते हैं या गुड बी बना सकते हैं या दोनों के कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं सारी रिसोर्सेज गुड ए की प्रोडक्शन में लगा देता हूं तो मैं ए वाले पॉइंट पे ऑपरेट करूंगा। यहाँ पे मैं सारे यूनिट्स जो है गुड ए के बना रहा हूँ, गुड बी का एक भी यूनिट मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर आप बोलेंगे नहीं सर हम कुछ गुड ए के भी बनाने चाहते हैं और कुछ गुड बी के भी बनाना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा सर मैं बी पे चला जाऊंगा। ठीक है, यानी कि आई विल हैव टू गिव अप सम यूनिट्स ऑफ ए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम यूनिट्स ऑफ बी। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें नजर आया सी। सी में आपको क्या नजर आ रहा है कि सर मैं अब गुड बी की प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं, गुड ए की प्रोडक्शन और ज्यादा कम कर। तो फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नजर आ गई कि आई एम गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ ए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम मोर यूनिट्स ऑफ बी। गुड बी के ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए
मैं गुड ए के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं, और अगर आप बोले नहीं सर मैं सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो गुड बी के प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो हम डी पे ऑपरेट करेंगे। अब इट डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी टू इकोनॉमी, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन के यार उस वक्त उस इकोनॉमी में क्या कंडीशन चल रही है। अब फर्स्ट कर लें, अगर वॉर का टाइम चल रहा होगा तो आप प्रेफर करेंगे कि कैपिटल गुड ज्यादा प्रोड्यूस किए जाए इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड अगर वॉर वाली सिचुएशन चल रही होगी, अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो आप बोलोगे यार कंज्यूमर गुड है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। अगर नॉर्मल सिचुएशन है, कोई ऐसा अनसर्टेनिटी नहीं है मुल्क में, इकोनॉमी में। अगर हम बोले नहीं सर हम ई पे ऑपरेट कर रहे हैं, ई पे ऑपरेट करने का मतलब है वी आर लाइंग इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, ये हमें शो करेगा बेटा इनएफिशिएंसी। यहां पे मैं लिख देता हूं इनएफिशिएंसी। अगर मैं बोलूं आई एम लाइंग आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो ये शो करेगा मुझे एफ, क्योंकि ये पीपीसी की लाइन से ही बाहर है, ये पॉसिबल ही नहीं, आई कैन नॉट प्रोड्यूस सच अ कॉम्बिनेशन। एफ वाला कॉम्बिनेशन मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पीपीसी कर्व से ही बाहर है, नॉट ऑन द पीपीसी कर्व, तो ये मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, ये अनअटेनेबल है, मेरे पास उतनी रिसोर्सेज ही सर अवेलेबल नहीं है कि मैं इतने ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकूं। अगर मैं रिपीट करूं तो मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि पीपीसी इज बेसिकली एन इकोनॉमिक मॉडल that shows maximum output of two goods that an economy can produce by employing its resources fully and efficiently. आप चाहें तो आप लोग अपने पास ये डेफिनेशन लिख भी लें। It is an economic model that shows the maximum output. It is an economic model that shows the maximum output of two goods. It is an economic model that shows maximum output of two goods that an economy can produce by employing its resources fully and efficiently. By employing its resources fully and efficiently. Clear है बेटा? जी सर। समझ आया? जी सर आ गया सर। ओके बेटा। अरूबा आपको भी क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई ये कैसा इकोनॉमिक मॉडल है जो शो करे। अब इसमें कुछ असम्पशंस ली जा रही है, उन असम्पशंस को देखते हैं कि क्या क्या वो असम्पशंस हम ले रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें असम्पशन ये ली जा रही है, पहली असम्पशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, assumptions। जो सबसे पहली assumption है वो ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे फिक्स्ड है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, तभी हम पीपीसी कर्व बना रहे हैं। और ये हमारा एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल भी हो सकता है। फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो भी फिक्स्ड है। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि सर टेक्नोलॉजी जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे वही टेक्नोलॉजी हमारे पास है और टेक्नोलॉजी हमारी फिक्स है। ठीक है, यानी कि याद ये रखना है कि all the points on the PPC curve shows resources are fully and efficiently employed. All the point on the PPC curve shows resources are fully and efficiently employed. अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको नजर आएगा बी और सी और डी और ए में कि भाई यहाँ पे क्योंकि ये पीपीसी कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ऑल द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं। मैंने बोला यार सर यहाँ पे है 60 ए पे, फिर हम चले गए 50 और नीचे आ गए हम 40। इसी तरह यहाँ पे है सर 15, फिर हम चले गए 25 और यहाँ पे हमने कर दिया इसको 35। ठीक है, यानी कि अगर मैं बी से सी पे जाता हूं तो मुझे पता ही चला कि आई हैव टू गिव अप सम 10 यूनिट्स ऑफ गुड ए इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ गुड बी।
और जो ई है दैट इज इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट शोज इनएफिशिएंसी और अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रिसोर्सेज को आप फुली एम्प्लॉय नहीं कर रहे। ठीक है, अजम्पशन भी समझ आ गई। अगर वो आपसे पीपीसी का सवाल दे दे एग्जाम में, तो हम अगर बोले डिस्कस whether PPC would be useful for an economy while making decisions. PPC curve is useful for an economy while making decisions. तो मैं कंक्लूजन में ये लिख सकता हूँ कि भाई हाँ यूजफुल है, इसके फायदे ये हैं, इससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन से कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चल सकता है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स ये इलस्ट्रेट करता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है, ये स्कार्सिटी शो करता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मुझे शो करता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ये अज्यूम ये करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स। दूसरा ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि ये अज्यूम ये करता है आपकी जो टेक्नोलॉजी है दैट इज फिक्स, और ये जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी फिक्स है, टेक्नोलॉजी कैन बी वेरिएबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कौन कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पीपीसी हमें इलस्ट्रेट कर रहा है। पहला है हमारा स्कार्सिटी। एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी कर्व शोज स्कार्सिटी। दूसरा है चॉइस, we are choosing among the possible options. तीसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बेटा, स्कार्सिटी क्या होता है? अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोस वांट्स। हमारी जो वांट्स है वो तो बेटा अनलिमिटेड है, मगर जो रिसोर्सेज है मेरी टू इन ऑर्डर टू फुलफिल दोस वांट्स वो हमारी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही इसलिए कि हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, मगर कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं स्कार्सिटी वाली प्रॉब्लम को, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट करेगी, दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व इसको कभी भी नहीं किया जा सकता, मगर इसको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे? एफिशिएंटली आप रिसोर्सेज को एलोकेट करो, इफेक्टिवली आप रिसोर्सेज को एलोकेट करो, और वो क्या हेल्प करता है हमारी? वो हमारा पीपीसी कर्व जो है वो हमारी इस चीज में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? समझ आई बात आप लोगों को? जी सर। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे एक आखिरी चीज पीपीसी में हमें जल्दी से डिस्कस करनी है, जो कि है हमारा कि यार आप पीपीसी कर्व जो है वो शिफ्ट भी हो सकता है। पहले आप लोग बताएं, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया? जी सर। ओके बेटा, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हमने डिस्कस ये करना है कि भाई हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट कब करेगा। हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट तब करेगा, पहले हम डिस्कस करते हैं शिफ्ट आउटवर्ड। अब ये पीपीसी कर्व जो है सर, ये आउटवर्ड्स की तरफ कब शिफ्ट करेगा और क्यों शिफ्ट करेगा और करेगा कैसे, मतलब वो दिखेगा कैसे वो ग्राफ? तो इसका बेसिकली ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज प्रोडक्ट ए की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ एप्पल्स। अच्छा, एक और assumption भी है आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। मैंने बोला ना कि वी अज्यूम दैट वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग टू गुड्स, और जरूरी नहीं है इकोनॉमी उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है गुड, बट हमारी assumption ये है कि नहीं, इकोनॉमी जो है इतनी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है कि हम सिर्फ दो तरह के गुड्स बना सकते हैं उन रिसोर्सेज के साथ, उसके अलावा हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये भी एक assumption है विच इज अ ड्रॉबैक, ये एक हमारे लिए मसला। और दूसरी जगह हम रख देते हैं एप्पल्स के साथ लेट्स सपोज ऑरेंजेस। अब मैंने कहा यार इकोनॉमी में जितनी रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं या तो एप्पल्स बना सकता हूँ, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज के हिसाब से मैं या तो एप्पल्स बना सकता हूँ या ऑरेंजेस बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फर्स्ट करें हमारा पीपीसी कर्व शिफ्ट कर रहा है आउटवर्ड्स की तरफ। आउटवर्ड्स की तरफ अगर शिफ्ट कर रहा है तो सर कैसे शिफ्ट करेगा? इस तरह से करेगा। जब मैं बोलूंगा कि सर मेरा प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ गया, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं इधर लिख देता हूं इकोनॉमिक ग्रोथ, तो फिर पीपीसी आउटवर्ड्स की तरफ जाएगा जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है,
आउटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब ये है। अब आउटवर्ड्स के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? रीजंस सर बेसिकली हो सकते हैं हमारे इम्प्रूवमेंट in quality or quantity of factor of production, in quality or quantity of factor of production, FOPs. FOPs होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आप बोले सर ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल दे हमें ताकि हमें अच्छे से समझ आए, तो मैं बोल सकता हूँ इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपका बेहतर हो गई, पीपीसी आपका आउटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पीपीसी शिफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। या फिर मैं बोल सकता हूं कि सर अगला फैक्टर हमारा हो गया इंक्रीज इन बर्थ रेट, ठीक है, या फिर रिटायरमेंट एज जो है आपकी वो बढ़ गई। मतलब आप 70 साल की उम्र में, पहले 60 साल की उम्र में लोग रिटायर होते थे, अब 70 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं। तो लेबर आपके पास, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर आपके पास बढ़ गया, अब वो ज्यादा अरसे तक काम करेगा आपके पास, ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है। इसी के साथ साथ आप बोल सकते हैं डिक्रीज इन डेथ रेट कम हो गया, आपके पास अच्छी मेडिसिन आ गई, अच्छी आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, जिसकी वजह से डेथ रेट सर कम हो, तो भी आपका जो है क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेबर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप बोले कि सर इन शॉर्ट बता दें, तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं कि यार 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है मेरे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी एफओपी अगर आपका बढ़ता है, अगर आपका इंप्रूव करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली पीपीसी जो है वो आपका आउटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट करेगा। मैंने ये चीज लिख भी दी है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप जितने भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, वो सारे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि बर्थ रेट बढ़ गया तो जाहिर सी बात है लेबर आपका बढ़ जाएगा, चीप रेट पे लेबर आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सप्लाई आपके पास ज्यादा, डिमांड उतनी है नहीं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमने पढ़ा था ना सप्लाई एंड डिमांड में, हमने कहा था कि यार जब क्योंकि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो डिक्रीज करेंगी और जो वेजेस है वो आपकी कम हो जाएंगी, लोग कम रेट पे भी काम करने को तैयार होंगे बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। फिर अगला मैंने बोला आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि लैंड वाला जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, गलती ये करते हैं, वो बोलते हैं लैंड का मतलब है सर जमीन। गलत है वो, सिर्फ जो आपकी जमीन है उसको लैंड नहीं कहते, वो तो एक फैक्ट हो गया, वो एक रीजन है, लेकिन इसके अलावा ऑल द रिसोर्सेज which the land contains, all the renewable and non renewable resources which the land contains, वो भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जाएंगे। जैसे कोल हो गया, मिनरल्स हो गए, ऑयल हो गया, अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट करते हो या आपके पास आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहे हैं रेलिवेंट टू प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन गुड, तो दूसरे गुड की प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। उससे हम एग्जाम्पल रखते हैं एप्पल्स, यहां पे मैंने एग्जाम्पल रखी ऑरेंजेस, एक मैंने पीपीसी बनाया इधर और एक पीपीसी मैंने बना दिया इधर। अब ये देखिए एप्पल्स वाला जो है वो शिफ्ट नहीं कर रहा, वो अभी भी कांस्टेंट ही है, लेकिन ऑरेंजेस की जो है आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ 50, इधर मैंने रख दिया लेट्स सपोज 15 और इधर मैंने रख दिया 40, ठीक है।
अब इस तरह का अगर ग्राफ आपको कहीं पे नजर आ जाए तो इसका बेसिकली मतलब ये है ओनली दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेलेवेंट टू प्रोडक्शन ऑफ वन गुड हैज इम्प्रूव। ओनली, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, ओनली दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन relevant to production of one good has improved। ठीक है, ये कॉपी करें आप अपने पास लिखना जल्दी से। ठीक है बेटे, जल्दी से आप इसको कॉपी करें और अपने पास लिखें। ठीक है बेटा, कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि भाई वो आपको बोले कि नहीं यार, दोनों का नहीं बढ़ रहा, सिर्फ एक की प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि ओनली दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेलिवेंट, यहां से लिखना है आपने, ओनली दोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेलिवेंट टू प्रोडक्शन ऑफ वन गुड हैज इम्प्रूव। सिर्फ वो वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके इंप्रूव कर रहे हैं जो रेलिवेंट है सिर्फ एक गुड की प्रोडक्शन में। एप्पल्स की प्रोडक्शन में कुछ भी नहीं हो रहा, इट्स स्टिल द सेम। ठीक है, उसको हम नहीं छेड़ रहे। हाँ, ऑरेंजेस की प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से वो राइटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट करेगा। और ओवरऑल अगर आप पूछे तो ओवरऑल मतलब ये क्वालिटी या क्वांटिटी इंप्रूव कर जाना किसी भी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, उसकी वजह से पीपीसी जो है वो आपका राइटवर्ड्स या आउटवर्ड्स की तरफ शिफ्ट। ठीक है बेटा, ये क्लियर है, ये बात समझ आ गई? जी सर। चलो आगे चलो, इसको कॉपी भी कर लिया। अगर किसी ने कुछ भी सवाल पूछना है तो पूछ लो। हाँ खुजामा, पूछना है कुछ, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, चले आगे चलो, ये हमें समझ आ गया। अब टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का भी डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कुछ आपके ऐसे कर्व्स होते हैं जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करते हैं, कुछ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है। ये अक्सर आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, जो आपका पेपर 1 है ना, ये उसमें दे सकता है, बहुत ज्यादा ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है। वो आपको 2-3 ग्राफ दे देगा, उसमें से बोलेगा कि बताओ कि इसमें से कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कौन सा है, इसमें से इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब हम जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे देखें। ठीक है, सेम एग्जांपल, एप्पल्स रखेंगे वाई एक्सिस पे, ऑरेंजेस रखेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, स्केल लिया हमने, ठीक है जी, स्केल लिया हमने, एक लाइन बनाई, और यहाँ पे मैंने 3-4 कॉम्बिनेशन शो कर दिए। लेट्स सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन, लेट्स सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन ए, लेट्स सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन बी, और लेट्स सपोज दिस इज कॉम्बिनेशन सी। ठीक है, सेम एग्जांपल है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख देते हैं, 50, 40,
50, 40 और 30। इसी तरह एक्स एक्सिस पे लिखते हैं 10, 15 और 20। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक दफा क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, स्ट्रेट लाइन हमें नजर आ रही है, तीन कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी। एक ए पे मैंने रखा 50, फिर 40, फिर 30। ऑरेंजेस में मैंने रखा 10, 15 और 20। अब मुझे इनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मैं जल्दी से चेंज इन वाई निकाल लेता हूं। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए से बी पे जाऊं, अगर मैं कॉम्बिनेशन ए से बी पे जाऊं तो मुझे नजर आ रही है 50 से 40 पे जा रहा है। यानी कि आई एम गिविंग अप, आई एम सेक्रीफाइसिंग 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। अब जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5 1 से 5, 5 2 से 10। तो मेरे पास ये रेशियो बन जाएगा 1:2। 1 किसका होगा? ऑरेंज का। 2 किसका होगा? एप्पल्स का। यानी कि अगर मुझे एक एक्स्ट्रा ऑरेंज बनाना है तो मुझे 2 एप्पल्स फॉरगो करने पड़ेंगे। अब मैं चला जाता हूँ कॉम्बिनेशन बी से सी। अगर आप कॉम्बिनेशन बी से सी पे जा रहे हैं, ये वाला, तो इसका भी सेम है सर। आप 10 यूनिट्स फॉर गो कर रहे हैं एप्पल्स के इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 मोर यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट किया, पता चला -2, -2/1। यानी कि एक अगर आपको एक्स्ट्रा ऑरेंज प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 2 एप्पल्स आपको फॉरगो करने पड़ेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्लोप इज कांस्टेंट। और आपको जो डायग्राम भी शो की गई होगी ना, वो कुछ इसी तरह से ही आपको शो की जाएगी, जिसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा दूं, क्लियरली समझा। सेम एग्जांपल्स लेंगे, एप्पल्स, ऑरेंजेस। एप्पल्स, ऑरेंजेस, ठीक है। यहां पे मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तीन कॉम्बिनेशन सेम, वही तीन कॉम्बिनेशन मैंने ले लिए, ए बी और सी। ए बी और सी, ठीक है। एप्पल्स, ऑरेंजेस, कुछ वैल्यूज भी दे दी मैंने इन्हें। अच्छा, वैल्यूज थोड़ी डिफर करेंगी। लेट्स सपोज ये एमसीक्यू में उसने आपसे पूछ लिया, उसने यहाँ पे आपको 50 दिया, यहाँ पे उसने आपको 40 दिया, यहाँ पे उसने आपको 30 दिया, ठीक है। इधर उसने आपको 10 दिया, फिर उसने आपको 15 दिया, फिर उसने आपको 17 दिया, ठीक है। आपसे उसने ये सवाल पूछ लिया कि बताएं कि ये क्या, मतलब ये कौन सा, ये ग्राफ कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इलस्ट्रेट कर रहा है? कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको ये नहीं पता, जाहिर सी बात है, आप कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। मैं पहले स्लोप निकालता हूँ ए से बी पे। जब मैं ए से बी पे स्लोप निकालूंगा तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई एक्सिस ये होता है एप्पल वाला, एक्स एक्सिस होता है ऑरेंजेस वाला। आप अगर यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे 10 यूनिट्स फॉरगो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। अगर हम बी से सी पे देख लें सर, तो हमें नजर आएगा कि हम यहाँ पे 10 यूनिट्स फॉरगो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। अब आप बोले सर, आप मतलब हमें प्रूव करके दिखाएं ना कि ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ है। बिल्कुल, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमें नजर आएगा चेंज इन वाई कितना है हमारा? -10। चेंज इन एक्स कितना है हमारा? +5। 5 1 से 5, 5 2 से 10। हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया -2/1। यानी कि आई हैव टू फॉरगो 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज। अगर एक एक्स्ट्रा ऑरेंज मुझे बनाना है, एक एक्स्ट्रा ऑरेंज मुझे प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए 2 एप्पल्स मुझे फॉरगो करने पड़ेंगे। अब बी से सी पे आ जाते हैं। बी से सी पे आए तो इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। अब इसका स्लोप क्या निकलेगा? इसका स्लोप से निकलेगा -10। बी से सी पे जा रहे हो ना, 40 से 30 पे जा रहे हो,
तो -10 और +2, 15 से 17 पे जा रहा इधर. तो I have to produce, in order to produce 2 more units of oranges, I have to forgo 10 units of apples. अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? मैंने कैलकुलेट कर ली. 2 1s are 2, 2 5s are 10, यानी कि -5 अपॉन +1. अगर मुझे एक मुझे ऑरेंज प्रोड्यूस करना है तो 5 एप्पल्स मुझे फॉरगो करने पड़ेंगे. और ए से बी पे देखो तो अगर एक ऑरेंज बनाना है तो 2 एप्पल्स फॉरगो करने पड़ेंगे. आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है बेटा. स्लोप इज राइजिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. स्लोप इज इंक्रीजिंग लिख देते हैं हम. स्लोप is rising. This is an example of increasing opportunity cost. ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर.